आज मैं आपको अपनी बहन की दर्दनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ऐसी कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। मेरी शादी बहुत मुश्किलात के बाद हुई थी। उसके बाद सास की नई जिद कि अपनी बहन की शादी मेरे छोटे बेटे के साथ करवाओ। मेरे वालदैन गरीब थे। ना उनके पास देने को जहेज था, ना ही लड़के वालों की ख्वाहिशात मुकम्मल करने की इस्तिताअत। सो अहमद के साथ शादी भी एक अलग किस्सा है। हम सिर्फ दो ही बहनें थी। मेरी शादी तो बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद बिलाखिर हो ही गई। मगर शादी के बाद भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। मेरी सास बहुत अजीब औरत थी। मेरा कभी भी फारिग बैठना उसे गवारा नहीं था। गुलशन, ये कर लो वो कर लो। अरे फारिग क्यों बैठी हो भाई, जरा की जरा देवर को तो देख लो, बेचारा बच्चा भूखा ना पड़ा हो। मेरा देवर पोलियो का मरीज था। तकरीबन उसे मैं ही संभालती थी। वो हर वक्त अपने लागर वजूद के साथ बिस्तर पर पड़ा रहता। हिलकर खुद से पानी तक नहीं पी सकता था। सिर्फ यही नहीं, सास ने मेरे लिए एक चारपाई देवर की चारपाई के पास डलवाई हुई थी कि दोपहर को तुम इधर ही सो जाया करो। मेरे शौहर तो दोपहर के वक्त घर नहीं होते थे और सास को खुद आराम करना होता था। तो बस एक मैं ही बची थी जिसके कांधों पर अपाहज देवर का भी भार था। सो पूरा दिन भाग भाग कर उसका भी ध्यान रखना होता। मेरी सास को अपने बेटे की शादी की बहुत फिक्र सताती थी। वो आए रोज नित नई वचोलन को चाय पानी की दावत देती और अपने माजूर बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने का कहती। मुझे बहुत अजीब लगता। भला उस माजूर इंसान की शादी करने की आखिर तुक क्या है? ना वो बीवी की कोई जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा और ना ही कोई लड़की उसके साथ खुश रह सकेगी। मगर ये गुस्सा मुझे अंदर ही अंदर दबाए रखना होता था। मैं चाह कर भी इसका इजहार नहीं कर सकती थी। अगर कभी गलती से ऐसा कर देती तो मुझे यकीन था वो दिन ससुराल में मेरा आखिरी दिन होगा। मेरे शौहर भी भाई की मोहब्बत में चूर चूर डूबे हुए थे। उसे देखे बगैर उन्हें भी खाना हजम नहीं होता था। मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम होने के बावजूद उसका पूरा ध्यान रखने की ताकीद करते। मैं चुप कर जाती क्योंकि ससुराल में मुझे बोलने की इजाजत नहीं थी। सास ने देवर की शादी करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, जिसके नतीजे में देवर के लिए बहुत से रिश्ते आए। मगर जब लड़की वाले देवर को देखते तो फौरन इनकार कर देते, चाहे उनकी बेटी भी माजूर ही क्यों ना होती। मगर देवर की हालत बहुत लागिर थी। ऐसे में कोई अपनी बच्ची क्यों देता? रिश्ते से इनकार होने के बाद सास दुपट्टा सर पर बांध लेती और मातम के अंदाज में रोती, गोया यहाँ कोई रिश्ते से इनकार नहीं बल्कि कोई फौत ही हो गया हो। मेहमानों के जाने के बाद हम सब दुबक जाते और अपने कामों में मसरूफ हो जाते। उन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई, लेकिन सास फिर भी मेरा जरा ख्याल नहीं रखती थी। उसे हर वक्त काम ही चाहिए था। अगर कभी मैं अहमद से मिनमिना कर कुछ कहती या किसी काम से इनकार करती तो वो मुझे घूरने लगते और कभी कभार तो सख्त जुमला भी कह जाते। शौहर से लाड करने वाली हसरत हसरत ही रही, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बीवी का मान दिया ही नहीं। वो तो बस हर वक्त अपनी माँ की तरह मुझसे खिदमत करवाना जानते थे। हमारी शादी के पीछे भी सास का जरखेज दिमाग ही था। अहमद का घर अच्छा खाता पीता था। सास ने ऊंचे घरों में रिश्ता देखने के बजाय मुझसे अपने बेटे की शादी तय कर दी और जहेज वगैरह से इनकार कर दिया। उस वक्त अम्मा अब्बा को मेरी सास बड़ी इंसान दोस्त लगी, जिसे दूसरे लोगों का बेहद ख्याल था। मगर हम सब गलत थे। सास ने सिर्फ कम घराने में बेटे की शादी इसी वजह से की ताकि बहू कभी उसे जवाब ना दे सके या उसके बेटे को छीनने की जुसारत ना कर पाए। मैं तमाम उम्र उनके सामने दबी रहूं और वो अपनी हुक्मरानी मुझ पर कर सके। उनकी देखा देखी शौहर ने भी मुझे हमेशा दबा कर रखा। वो भी मुझे बीवी तो क्या, इंसान तक का दर्जा देने के रवादार नहीं थे। मेरी नाजुक हालत का भी किसी ने ख्याल नहीं किया और आम दिनों से ज्यादा काम लिए। पेट दर्द के साथ मैं देवर को भी संभालती। घर की सफाई, खाना पकाना और शौहर के बदलते तेवर, इन सबको एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। मगर इन तमाम मुश्किलात का सिला मुझे रब ने एक खूबसूरत बेटी की सूरत में दिया। मैं जब अस्पताल में थी तो मेरे साथ ससुराल से कोई भी नहीं आया, ना ही शौहर को फुर्सत थी। सो मैंने बहन को फोन करके मैके से मंगवा लिया और 2 दिन उसने अस्पताल में रुककर मेरा बहुत ध्यान रखा। हम दोनों खुद ही घर आ गई। सास ने 500 मेरी बहन को दिए और पोपला सा मुंह बनाकर बोली, चलो अहमद की किस्मत ही माड़ी है, पहले बीवी ऐसी मिली और अब औलाद भी लड़की हुई। खैर हम क्या कर सकते हैं, खुदा खुश रखे तुम लोगों को। सास की ऐसी चरब जुबानी पर मेरा दिल खून के आंसू रोया, मगर मैं जब्त कर गई। इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। शाम तक मेरी बहन ससुराल में ही रही। मेरे शौहर अभी तक वापस नहीं आए थे।
सास बहाने बहाने से मेरी बहन को अपने पास बिठाकर उससे बातें करती और सुन गुन लेने की कोशिश करने लगी। मेरी बहन, जिसका नाम फाइका था, बिल्कुल सीधी सादी थी। मैं तो दुनिया के रंग अपने ससुराल में ही देख चुकी थी, मगर उसका अभी तक ऐसे किसी रंग से बाला नहीं पड़ा था। शाम को जब फाइका वापस जाने लगी तो सास उस पर वारी सदके हुए जा रही थी और जाते वक्त पेटी से एक नया जोड़ा और पैसे देकर रुखसत किया। वो मेरी बहन थी, उसके खिलाफ तो मेरे दिल में कुछ नहीं आया, मगर सास के रवैये ने बहुत तकलीफ दी। भला बहू को एक जोड़ा देते ऐसी कौन सी कमी आती थी उनके पैसे में, या फिर पोती के लिए ही जोड़ा खरीद लेती। ये बात सोचकर मेरा मूड बिगड़ चुका था। शाम को अहमद आए तो मैंने उन्हें पहली मर्तबा बेटी दिखाई, जिस पर वो हाँ ठीक है, प्यारी है कहकर सोने के लिए लेट गए। गमो गुस्से से मेरी हालत गैर होने लगी। भला ऐसी भी कोई बाप होता है जो बेटी को पहली मर्तबा देखने पर हाँ ठीक है, प्यारी है कहे और जाकर सो जाए। मगर उस बाप की एक अमली मिसाल बेड के दूसरी जानिब अहमद की शक्ल में खर्राटे ले रही थी। वो पूरी रात नींद मुझसे कोसों दूर रही और एक पल के लिए भी मुझे झपकी नहीं आई। मैंने बेटी का नाम खुद ही सोचकर मेहरुन निसा रख दिया। बाकियों से तो उम्मीद रखना ही बेकार था। अगली सुबह उठी तो सास पेटी खोले बैठी थी। मैं ना चाहते हुए भी उनकी मदद करवाने लगी और दूसरी जानिब नाश्ता नहीं बना तो अहमद गुस्से से पागल हो रहे थे। देवर का खांस खांस कर बुरा हाल और मेहरुन निसा भी भूख की वजह से बेतहाशा रो रही थी। सास के गलत वक्त पर गलत काम की वजह से पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। मैं आंखों में आंसू लिए उनके साथ कपड़े निकलवाने में मसरूफ थी। बिलाखिर अहमद बकते झकते दफ्तर चले गए तो सास ने तमाम कपड़े पेटी में दोबारा मुंतकिल किए और हाथ झाड़ती मुझे देवर को देखने का हुक्म दिया। बहुत से आंसुओं का फंदा गले में सजाए मैंने देवर को दवाई दी, फिर मेहरुन निसा को देखा। मुझे उस वक्त अपनी सास जहर लग रही थी, जिसमें जरा भी इंसानियत की नमक नहीं। भला ऐसे कौन किसी को जिद करता है जैसे वो करती थी। बहरहाल ये एक दिन की कहानी नहीं थी। वो आए दिन ही कुछ न कुछ ऐसा करती जो मेरे और अहमद के दरमियान मजीद फासले पैदा करता जा रहा था, और अहमद दिन ब दिन मुझसे बदजन होते जा रहे थे। दूसरी जानिब देवर के लिए देखे जाने वाले रिश्तों में अचानक से ही वक्फा आ गया। 2 माह हो चुके थे हमारे घर कोई भी रिश्ता करवाने वाली नहीं आई और सास भी बहुत मुतमईन दिखाई देती थी। मुझे बड़ी हैरत होती कि बड़ी बी को कैसे अकल आ गई जो अपने पोलियो ज़दा बेटे के लिए रिश्ते देखना बंद कर दिए, या शायद सचमुच ही अकल आ गई है जो कुछ सही कर रही है। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये खामोशी तूफान के आने से पहले की है और इसका सारा दबाव मुझ पर ही आ गिरेगा, जिसे संभालने में मेरा बहुत कुछ छिन जाएगा। मैंने एक रोज डरते डरते अहमद से मेहरुन निसा के अकीके के मुतालिक कहा, अहमद, मुझे लगता है हम मेहरू का अकीका कर लें, ऐसे पूरा खानदान आकर बच्ची को देख जाएगा। मेरे शौहर, जो किसी फाइल में बुरी तरह मुनहमिक थे, बेतासुर निगाहों से मुझे देखते हुए बोले, क्या दिखाना है खानदान वालों को कि लड़की पैदा हुई है। मैं जो पहले ही सहमी हुई रही अंदर ही अंदर कट कर रह गई। अहमद, अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह इसके बाद बेटा होगा तो उसका हकीका भी धूमधाम से करेंगे। अब की मर्तबा वो चंद पल सोच कर बोले, अच्छा ठीक है, अम्मा से पूछ लो, वो जैसे कहें। अगर वो इनकार करें तो दोबारा इस मौजू पर हमारी बात नहीं होगी। मुझे लगता था कि अगर अहमद को मना लिया तो वो खुद ही सास को मना लेंगे, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। मुझे यकीन था वो औरत मुझे कोई खुशी नहीं मनाने देगी। मैंने बुझे दिल के साथ इस बात में सर हिला दिया और अपने काम करने लगी। चूंकि मुझे अपनी सास की फितरत का इल्म था, सो मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा और अपने मामूल के कामों में मसरूफ रही।